मैं जितेंद्र गहलोत आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय अध्याय 6 भाग 3। सर्वप्रथम हमने रियो की ताज़ा पत्तियां तोड़कर ली। इसे दबाव लगाकर इस तरह तोड़ा कि पत्तियों का छिलका अलग से अलग आ जाए। इस छिलके को अलग करके जब जल से भरी हुई एक पेट्री डिश में हमने रखा तो उसमें कुछ बूंद सेप्रिनिन विलियन की डालकर कुछ समय लगभग 2 मिनट के पश्चात छिलके को स्लाइड पर रख देते हैं। इसके बाद धीरे से इस कवर स्लिप से ढककर इसका जब हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करने पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सामान्य अवस्था में ये कुछ इस प्रकार में होती है और ये हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं के बीच में इस अवस्था में उपस्थित होती है। इसका झूम रूप आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है और जो किनारे पर ये पाई जाने वाली कोशिकाएं उन्हें रक्षी कोशिकाओं के नाम से, बीच वाले इस भाग को एपिडर्मी कोशिकाओं के नाम से, बीच के रिक्त स्थान को स्टोमेटा के नाम से जाना जाता है। जो आप देख रहे हैं वो कोशिकाओं की सबसे पहली और बाहरी परत एपिडर्मिस है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पदों में एपिडर्मिस मोटी होती है। ये जल की हानि को कम करके पादपों की सुरक्षा करती है। पौधों की पूरी तरह से एपिडर्मिस में ढकी रहती है। ये पौधे के सभी भागों की बाहरी भागों से सुरक्षा करती है। एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। जैसे कि आपने देखा होगा आग के पौधे पर जब पानी की बूंदें डाली जाती है तो वो चिकने छत्र के कारण उसके ऊपर घिसकर बाहर आ जाती है। इस प्रकार ये पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मिक कोशिका पौधे की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत का निर्माण करती है। ये जल हानि के विरुद्ध अर्थात पानी की कमी को कम करती है, जिससे यांत्रिक आघात व परजीवी कवक के प्रवेश में पौधे से सुरक्षा भी प्रदान होती है। क्योंकि एपिडर्मिक कोशिकाओं का उत्तरदायित्व हमारे शरीर में रक्षा करने का होता है, अंततः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतर कोशिकीय स्थल या स्थान के भी असिन परत पर उपस्थित होती है। अधिकांश एपिडर्मिक कोशिकाएं समान रूप से छपटी होती है। सामान्यतः इनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियाँ उनकी आंतरिक भित्तियों से छोटी होती है। अर्थात जो बाह्य रूप है और जो पार्श्व यानी पिछले भाग है ये आंतरिक भित्ति से हमेशा मोटा अर्थात चौड़ाई में बड़ा होता है। पत्ती की एपिडर्मिस से हम छोटे छोटे छिद्रों को बड़ा करके देख सकते हैं और इन छिद्रों को स्टोमेटा के नाम से जाना जाता है। स्टोमेटा को 2 वृक्क यानी के आकार की कोशिकाएं अर्थात हमारे शरीर में पाई जाने वाली किडनी के आकार की कोशिकाएं घेर कर रखती है, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं के नाम से भी जाना जाता है। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने में सहायक होती है। जहाँ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के रूप में वाष्प के रूप में पानी निकलता है और इस क्रिया को स्टोमेटा के द्वारा भी संपन्न होती है। जड़ों की एपिडर्मिल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती है। साधारण इनमें बाल जैसे प्रवर्ध उपस्थित होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक शक्ति बढ़ जाती है तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। इसमें संबंधित आप कुछ प्रश्नों को भी यहाँ पढ़ सकते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे श्वसन में ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं और सभी जीव जो सजीव हैं वे श्वसन में ऑक्सीजन गैस का ही प्रयोग करते हैं, भले ही वे पेड़ पौधे हो, मनुष्य हो या जीव जंतु। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधों को एक अलग गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के द्वारा पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन और ग्लूकोज नामक शर्करा का निर्माण होता है और इसी ग्लूकोज को मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किया जा सकता है और इसी ग्लूकोज का विघटन पौधों में भी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख। पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्या क्या कार्य करते हैं, अब हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। वाष्पोत्सर्जन के कारण जल के अवशोषण अर्थात जैसे कि कोई भी वस्तु जो पानी को अवशोषित करती है, पानी को सोखने का कार्य करती है। दूसरा रसा
रोहण यानी रस को गति प्रदान करना। जैसे कि आपने देखा होगा किसी पेड़ की टहनी को काटने पर उसमें से धीरे धीरे द्रव के रूप में पानी बाहर निकलता है, उस प्रकार रस का आरोहण, रसारोहण तथा समान रूप से वितरण होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण ही खनिज लवणों के अवशोषण में सहायता मिलती है, जिससे मृदा जल में खनिज लवणों की मात्रा बहुत ही कम होती है। अर्थात जैसे सोडियम, पोटेशियम या नाइट्रोजनी पदार्थ जो उसे जमीन द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, उनकी मात्रा में कमी होती है। जितना अधिक जन पौधे अवशोषित करेंगे जल, उतने ही अधिक लवण जल के माध्यम से पौधों में उपलब्ध होंगे। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधों में ताप का नियमन यानी पौधों का टेम्परेचर उचित बना रहता है। वहीं वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधों में यांत्रिक ऊतक अत्यधिक विकसित होते हैं, जिसके कारण पौधे अत्यधिक मजबूत होते हैं और उनमें प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। इसी वाष्पोत्सर्जन के कारण ही फलों में शर्करा आदि पोषक तत्व पदार्थों की वृद्धि होती है। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह से पाए जाने वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन, जो कि एक जल अवरोधक यानी पानी को ऊपर आने से रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। क्या हम जानते हैं इसका क्या कारण होता है? क्या एक पेड़ के बाहरी शाखा की परत नए तने की बाह्य परत से थोड़ी सी अलग होती है? आपने देखा होगा जो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके बाहरी शाखाएं में ऐसे भाग उपस्थित होते हैं जो कटे हुए होते हैं, तो कुछ शाखा या झाड़ियों के निचले भाग बिल्कुल पतले और उसकी ऊपरी छिल को उतारने पर आप देखेंगे उसके अंदर लसीले पदार्थ यानी द्रव्य रूप में उपस्थित होते हैं। तो जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में भी कुछ बदलाव आते हैं। जब तक पौधा छोटा होता है तो उसका तना पतला व चिकना होता है, लेकिन बड़े होने पर उसकी बाहरी जो कोशिका हैं वो मृत हो जाती है। एक दूसरे विभजक की पट्टी तने का एपिडर्मिस का स्थान लेती है। बाहरी सतह की कोशिकाएं सतह से अलग हो जाती है। ये पौधों पर बहुत परतों वाली मोटी छाल का भी निर्माण करते हैं। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती है। सामान्यतः इन मृत कोशिकाओं की छालें पौधों को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे कि वे अपने स्थान पर खड़े हो सके। ये बिना अंतर कोशिकीय स्थानों के भी व्यवस्थित होते हैं। इनकी भित्ति पर सुब्रिन नामक एक रसायन पाया जाता है जो इसमें हवा व पानी के लिए अभेद यानी इसके अंदर पानी और हवा को जाने से रोकने का कार्य भी करता है। स्थायी जटिल उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक। अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तकों पर विचार कर चुके हैं, जो कि एक ही तरह के दिखाई देते हैं, और ऐसे उत्तकों को साधारण स्थायी उत्तक के नाम से जानते हैं। अन्य प्रकार के स्थायी उत्तक को जटिल उत्तक कहा जाता है। जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक प्रकार की मिलकर एक ही प्रकार की तरह कार्य करते हैं, और इसके दो भाग उपस्थित होते हैं जिन्हें जाइलम व फ्लोएम के नाम से जाना जाता है। जिन्हें जाइलम और फ्लोएम। जाइलम पेड़ पौधों में पाया जाने वाला वह भाग होता है जो पेड़ पौधों की जड़ों से जल का अवशोषण करता है। जब जड़ें जल का अवशोषण करती है तो उसे अवशोषित जल को पेड़ पौधों की पत्तियों तक पहुंचाना, उसकी टहनियों, उसकी शाखाओं, उसके सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम द्वारा ही किया जाता है। वहीं पेड़ पौधों में पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन का ग्लूकोज का वितरण पेड़ पौधों के सभी भागों में, पत्तियों में, जड़ों में तथा अन्य शेष भागों में पहुंचाने का कार्य फ्लोएम द्वारा संपन्न किया जाता है। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम जटिल उत्तक के उदाहरण हैं। धन्यवाद।